हाय दोस्तों, वापस स्वागत है। ये सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले इसे चेक करना मत भूलना। कहानी वहीं से शुरू हुई जहां छूटी थी। बेक अचानक आई और उसने टे को गले लगा लिया। वह टे की पड़ोसी थी और उनके माता पिता हमेशा से करीब थे, इसलिए दोनों लगभग भाई बहनों की तरह पले बढ़े थे। वह एक अतिरिक्त वर्ष के लिए उसके कॉलेज में पढ़ रही थी और उन्हें आखिरी बार मिले हुए 3 साल हो चुके थे। उस शाम बेक ने टे के लिए अच्छा दिखने की उम्मीद में एक सुंदर पोशाक पहनी थी। साथ ही वह चिंतित थी कि यह बहुत छोटी हो सकती है और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसमें अजीब लग रही है। उसने खुद से माना कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं पहना था, लेकिन उम्मीद थी कि टे को यह पसंद आएगा। जब वह विचारों में खोई हुई थी तो उसने देखा कि एक डिलीवरी मैन उसे घूर रहा है। असुरक्षित महसूस करते हुए वह घबरा गई और सोचने लगी कि क्या वह उसकी पोशाक के कारण घूर रहा है। डर के मारे जैसे ही उसने टे को देखा, वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। बाद में बेक ने टे को सब कुछ समझाया कि उसने उसे इतनी अचानक क्यों गले लगाया था। टे इस बीच चुपचाप सोच रहा था कि वह कितनी बड़ी हो गई है। उसका शरीर अब पूरी तरह से अलग महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया, खुद को ऐसे विचारों के लिए डांटा। आखिरकार वह उसके लिए एक छोटी बहन की तरह थी। फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह सुंदर दिख रही थी। उसने उसे आत्मविश्वास रखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वह खुशी से लाल हो गई। जब उसने पूछा कि क्या उसका वास्तव में यही मतलब है, तो उसने उसे आश्वासन दिया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने कबूल किया कि उससे यह सुनकर उसे साहस मिला। टे ने तब पूछा कि वह उसे देखने उस समय क्यों आई थी। बेक ने समझाया कि चूंकि वह अकेला रहता था, इसलिए उसकी मां ने उसे देखने के लिए भेजा था। टे ने माना कि उसने लौटने के बाद से उसकी मां को नहीं देखा था और सप्ताहांत में उससे मिलने का वादा किया। बेक खुशी से सहमत हो गई और उससे अपने शब्द वापस न लेने के लिए कहा। अगले दिन टे को नाम से पहाड़ पर मिलना था। उसने उसे देर से आने के लिए डांटा। उस पर पिछली रात किसी अन्य दोस्त के साथ समय बिताने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह आधे घंटे से ज्यादा इंतजार कर रही थी। टे ने स्थिति समझाई, लेकिन नाम ने इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उसे उसके बहानों की परवाह नहीं है। उसने उसे याद दिलाया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उसे शुरू करने के लिए कहा। साथ में उन्होंने मूर्ति के सामने अपनी समस्याओं का खुलासा किया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। मूर्ति स्थिर रही। नाम को वह दिन याद आया जब टे गलती से उस पर गिर गया था और मूर्ति ने जोरदार प्रतिक्रिया दी थी। उसने महसूस किया कि यह तभी प्रतिक्रिया दे सकता है जब उनके शरीर करीब आए, तो उसने टे को करीब आने के लिए कहा। वह सहमत हो गया, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी कि वह कुछ भी विकृत न सोचे। जब वे अंततः एक साथ खड़े हुए तो मूर्ति ने ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया दी जैसी उसने उम्मीद की थी, लेकिन उस पल में उसने टे के घबराए हुए चेहरे को देखा और उस पर अनुचित विचार रखने का आरोप लगाया। शर्मिंदा होकर टे ने माना कि वह अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को नहीं रोक सका। गुस्से में नाम ने उसे फिर से लात मारी। बाद में विश्वविद्यालय में मजी टे के बारे में सोचने लगी। उसे लगा कि उसे पिछले दिन भाग जाने के लिए उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन शर्म ने उसे रोक लिया। जैसे ही वह हॉल से गुजरी, उसने अचानक टे और नाम को एक खाली कक्षा के अंदर एक साथ देखा। वह संदिग्ध हो गई और सोचने लगी कि वे दोनों, जो कथित तौर पर एक दूसरे को नापसंद करते थे, निजी तौर पर क्यों बात कर रहे थे। उत्सुक होकर उसने उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। अंदर नाम ने टे से कहा कि वह ऐसा व्यवहार न करे जैसे वह उसे हर जगह जानता है। टे ने जवाब दिया कि उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं है और उसे इस तरह उसे बुलाना बंद कर देना चाहिए। मजी बाहर से सुन रही थी, चौंक गई और उसने सोचा कि वे उससे ज्यादा करीब लग रहे हैं जितना उसने महसूस किया था। उसने सोचा कि वे कब से ऐसे हो गए हैं। कक्षाओं के बाद मजी टे के पास गई और माफी मांगी, यह समझाते हुए कि पिछले दिन कुछ जरूरी काम आ गया था। टे अभी भी परेशान था। उसने उससे कहा कि उसे सब कुछ अकेले ही साफ करना पड़ा। मजी ने फिर से माफी मांगी और उसे एक अच्छा डिनर कराकर इसकी भरपाई करने की पेशकश की। उसने पूछा कि क्या वह उस शाम खाली है। बाद में दोनों को उसके कमरे में एक साथ दिखाया गया जहां वे डिनर और ड्रिंक्स कर रहे थे। मी ने खुशी से कुछ ठंडी बियर का आनंद लेने और गलतफहमी को भूल जाने का सुझाव दिया। टे ने उसे छेड़ा, यह कहते हुए कि उसने सोचा था कि वह उसे कुछ बेहतर खिलाएगी, लेकिन वे केवल उसके अपार्टमेंट में बियर पी रहे थे। मजी ने समझाया कि उसके पास पैसे कम थे और माफी मांगी। टे हंसा और कहा कि वह सच में गुस्सा नहीं था। उसने केवल यह पूछा कि अगली बार भागने से पहले वह उसे बता दे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, मजी ने अचानक पूछा कि उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। टे ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा
ये सोचकर कि उसका क्या मतलब है। और फिर वो शाम धीरे धीरे आगे बढ़ी। मिजी ने बताया कि उसकी रूममेट अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को ले आती है और खूब एंजॉय करती है, जिससे वो चुपचाप उन दोनों के साथ बैठी रहती। टे ने उसकी उदासी देखकर उसे छेहा कि उसका तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। उसने बताया कि पिछले 3 सालों से वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रही है। टे को लगा कि अगर वो चाहे तो उसे आसानी से कोई मिल जाएगा, क्योंकि वो खूबसूरत है। ये सुनकर उसने पूछा कि क्या सच में वो उसे खूबसूरत मानता है, और जब उसने हाँ कहा तो वो थोड़ा करीब आई और माँ के अंदाज में पूछा कि उसे और क्या पसंद है उसमें। टे घबरा गया और बोला कि उसे ढंग के पहनने चाहिए। जैसे ही वो और करीब आई, टे नर्वस होने लगा, क्योंकि उसका शरीर स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था। उसने ये नोटिस किया और उसे याद दिलाया कि उसने कल उसकी मदद की थी, इसलिए उसे लग रहा था कि उसे अच्छा महसूस कराना उसकी ड्यूटी है। लेकिन टे ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। रिजेक्टेड महसूस करके मिजी रोने लगी और सोचने लगी कि क्या उसे वो बदसूरत समझता है। तभी टे ने उसे यान के साथ अपने पुराने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि वो नहीं चाहता कि मिजी को भी उसी तरह चोट लगे। उसने हल्के से उसकी माथे पर मारते हुए कहा कि उसे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ और समय साथ बिताने के बाद उसका मूड ठीक हो गया। वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि यान ने उससे ब्रेकअप क्यों किया, जबकि टे दयालु, नर्म और देखने में भी अच्छा था। उसे लग रहा था कि अगर वो यान की जगह होती तो उसे कभी नहीं छोड़। अगली सुबह मिजी उठी और सोचने लगी कि वो कब सो गई थी। उसने देखा कि टे उसके बगल में नहीं बल्कि फर्श पर लेटा हुआ है, जिससे उसे लगा कि वो शायद अभी भी कल रात वाली बात से थोड़ा झिझक रहा है। उसे ये बात क्यूट लगी, एकदम बच्चों जैसी। तभी टे को नाओम का फोन आया, जो उस पर चिल्ला रही थी कि वो अभी तक सो रहा है, जबकि उन्हें 10 मिनट में पहाड़ वाले स्टैचू पर मिलना है। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर वो फिर से लेट हुआ तो उसकी खैर नहीं। फोन रखने के बाद टे मुआ और देखा कि मिजी अभी भी सो रही है। अजीब सिचुएशन से बचने के लिए वो चुपचाप निकल गया, ये सोचकर कि अभी उसका सामना न करना ही बेहतर है। अभी भी आधी नींद में मिजी को लगा कि टे और नाओम इतनी सुबह क्यों मिल रहे हैं। उसे शक होने लगा कि उनके बीच क्या चल रहा है। टे जल्दी से पहाड़ पर पहुंचा, जहां नाओम पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि अगर वो फोन नहीं करती तो वो फिर से लेट हो जाता। टे ने बहस की कि वो फिर भी टाइम पर पहुंचा था, लेकिन उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा कि जल्दी से विश पूरी करो। जब उसने पूछा कि वो फामीन पर क्यों बैठी है, लेटी क्यों नहीं है, तो उसने याद दिलाया कि पहले बारिश हुई थी और मीन गीली है। उसने कहा कि अगर उसे ठीक से करना है तो उसे चटाई या कुछ डिब्बे लाने चाहिए थे। टे को गुस्सा आ गया और उसने मना कर दिया, तो उसने कहा कि चुप रहो और बस जल्दी से करो। जब उन्होंने कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। नाओम ने कहा कि उसे कुछ लाना चाहिए ताकि वो ठीक से कोशिश कर सकें। टे मान गया और अपनी सच्ची भावनाओं के साथ फिर से कोशिश की। इस बार स्टैचू मुस्कुराया। उसने कहा कि आखिर में पोस्चर से कोई फर्क नहीं पड़ा। नाओम का चेहरा तुरंत लाल हो गया और जब टे ने पूछा कि उसे क्या हुआ है तो उसने मना कर दिया और जल्दी से भाग गई। टे कंफ्यूज हो गया कि उसे क्या हुआ है। उधर नाओम शर्माते हुए जा रही थी। घर आकर उसने उस अजीब सेंसेशन के बारे में सोचा जो उसे तब महसूस हुआ था जब टे की सांसें उसके करीब आई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई थी, जिससे उसका शरीर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने सोचा भी नहीं था। उसने खुद से माना कि उसका शरीर ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है और उसे लग रहा था कि शायद उसे टे से प्यार हो रहा है। फिर उसने खुद को डांटा, ये सोचकर कि वो पागल हो गई है। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे मर्दों के साथ कोई असली एक्सपीरियंस नहीं है और किसी भी तरह से वो टे पर नहीं गिर सकती। बाद में वापस यूनिवर्सिटी में टे को क्लास के बीच में थोड़ा फ्री टाइम मिलने पर अच्छा लगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से नहीं सोया था। इसलिए उसने क्लब रूम में झपकी लेने का फैसला किया। लेकिन जब वो अंदर गया तो उसने मिंजी को पहले से ही वहां पाया। उसने पूछा कि वो सुबह इतनी जल्दी क्यों चला गया था। कह रही थी कि वो जागकर उसे गायब देखकर हैरान हो गई थी। टे ने समझाया कि वो थकी हुई लग रही थी, इसलिए वो उसे परेशान न करने के लिए चुपचाप चला गया था। मिंजी ने ध्यान दिया कि वो उसे सीधे नहीं देख रहा था और पूछा कि क्या उसे पिछली रात जो हुआ उस पर पछतावा है। टे ने इनकार कर दिया, कह रहा था कि पछताने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन मिंजी ने आगे दबाव डाला, कह रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे भाग रहा है, जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। टे ने उसे आश्वस्त किया कि वो गलत और वो सिर्फ उसे आराम करने देना चाहता था। उसने माना कि उनके बीच जो हुआ वो अद्भुत लगा था। मिंजी फिर हंसी, कह रही थी कि वो सिर्फ मूड को हल्का करने के लिए मजाक कर रही थी। उसने उसे सैन्य सेवा से लौटने के बाद भी इतना भोला होने के लिए छेड़ा और उसने मजाकिया ढंग से पूछा कि क्या ये सचमुच इतना अच्छा लगा था, ये सुझाव देते हुए कि उन्हें गलती दोहराई जाए। उसने टे को चौंका दिया। परेशान
परेशान होकर वो खड़ा हो गया और कमरे से बाहर चला गया। मिंजी उसके पीछे गई, पूछ रही थी कि वो क्यों गुस्सा है, उसे याद दिला रही थी कि वो हमेशा की तरह मजाक कर रही थी। लेकिन टे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि इस बार वो बहुत आगे निकल गई है। उसने उसे याद दिलाया कि वो पिछली रात गंभीर था और उसने अपनी भावनाओं के साथ उस पर भरोसा किया था। वो गुस्सा था कि वो इसे हल्के में ले रही थी, भले ही वो उसकी सीनियर थी। ये महसूस करते हुए कि वो असंवेदनशील थी, मिंजी ने आखिरकार मान लिया कि वो बहुत आगे निकल गई थी, हालांकि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। मिंजी ने टे को बताया कि लंच टाइम तक कोई भी क्लब रूम में नहीं आएगा क्योंकि उसने उसे परेशान किया था और उसे गुस्सा दिलाया था। उसने सुझाव दिया कि उन्हें एक दूसरे को फिर से खुश करना चाहिए। उसने उसे यहाँ तक कहा कि जब तक उसे बेहतर महसूस न हो तब तक उसे सजा दे, और एक बार फिर उन्होंने एक साथ वही गलती दोहराई। का दिमाग उस सुबह पहाड़ पर जो हुआ उसे बार बार चलाता रहा। वो सोच रही थी कि क्या टे ने वो आवाज सुनी थी जो उसने तब की थी जब उसकी सांस उसके इतने करीब आई थी। उसने फैसला किया कि अगर वो उसे बाद में देखती है तो वो स्वाभाविक रूप से काम करेगी। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, उसने टे को मिंजी के ठीक पीछे क्लब रूम से बाहर निकलते हुए देखा। दोनों थके हुए दिख रहे थे, उनके शरीर चिपचिपे थे। मिंजी टे की ओर झुकी और माना कि वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन अगले ही पल उसने इसे हंसी के साथ उड़ा दिया, कह रही थी कि वो सिर्फ मजाक कर रही है, और फिर वो अपनी क्लास के लिए चली गई। जैसे ही टे मुड़ा, वो जम गया जब उसने नम को वहां खड़े देखा। उसके दिमाग में घबराहट दौड़ गई क्योंकि वो सोच रहा था कि उसने कितना देखा है। उसने ये पूछने की कोशिश की कि वो कब आई थी, लेकिन नम की अभिव्यक्ति गुस्से से भरी हुई थी। उसने ये जानने की मांग की कि वो उसके आने के समय के बारे में इतनी उत्सुक क्यों है और उस पर कुछ छिपाने का आरोप लगाया। टाई ने बात को टालने की कोशिश की, पर वो और तेज हो गई। पूछने लगी कि वो आर्मी क्लब के कमरे में अकेले क्या कर रहे थे। टाई के दिमाग में विचार दौड़ने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद सब कुछ देख लिया था। उसने समझाने की कोशिश की कि उसे गलतफहमी हो रही है, पर नाम सुनने को राजी नहीं थी। उसने कहा कि उसे उससे कोई मतलब नहीं कि वो क्या करता है। फिर भी उसने माना कि उसे हैरानी हुई थी। उसने सोचा था कि वो अभी भी यान को भूला नहीं है और अब यहाँ वो मी के साथ है। टाई ने उससे कहा कि वो गलत समझ रही है, पर नाम और भी सख्त हो गई और उसने उसके पैर पर भी कदम रख दिया। जल्दी से माफी मांगते हुए उसने दावा किया कि ये उसकी गलती थी जो वो उसके रास्ते में खड़ा था, और फिर ये कहते हुए चली गई कि वो व्यस्त है। पीछे छूटे हुए टाई ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसने सोचा कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। दृढ़ संकल्पित होकर उसने खुद से वादा किया कि अगली सुबह वो उसे दिखाएगा कि वो उसे इस तरह से बर्ताव करने की इजाजत नहीं देगा। सीरीज के पार्ट 2 में बस इतना ही। मैं इसे रोजाना अपलोड के साथ जारी रखने की पूरी कोशिश करूंगा। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।